हाय ऑल, दिस इज उत्सव सिंह और हम देख रहे हैं बजट 2023। ये फुल बजट है। इससे पहले एनडीए गवर्नमेंट 2024 में जब लोकसभा इलेक्शन फेस करेगी तो इस बजट को हम एक सकारात्मक रूप से देखने की समझने की कोशिश करेंगे। जब हम इसे देखेंगे तो बस हम उन केंद्र बिंदुओं को डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक आम नागरिक के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और एक परीक्षार्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम डिटेल में फिर बजट को विभिन्न भागों में देखेंगे जो अपने एग्जाम में आ सकता है। तो फिलहाल हम देखते हैं बजट जो निर्मला सीतारमण जी ने अपना 5वां बजट पेश किया लोकसभा और पार्लियामेंट में। जो विजन है बजट का वो 2047 को लेकर के है और अभी आज़ादी के 75वां साल हो चुका है, तो अगले 25 साल को अमृत काल कहा गया है। ये अमृत काल इसलिए कहा गया है ताकि गवर्नमेंट इस तरह से मेहनत करे कि इंडिया 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन सके। तो इसमें जो प्रमुख बिंदुएं हैं वो ये हैं, अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन विद फोकस ऑन यूथ। बार बार कहा जाता है वैश्विक स्तर पे भारत सबसे युवा देश है, तो डेफिनेटली यूथ पर फोकस करना होगा। दूसरा है ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। बहुत आलोचना हुई है कि जो भारत में जीडीपी लगातार बढ़ रही है वो सर्विस सेक्टर के कारण बढ़ रही है। सर्विस सेक्टर जाहिर सी बात है उसमें बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड लोगों की आवश्यकता होती है। भारत की जनसंख्या 1.35 बिलियन के लगभग है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या को आप उस लेवल का स्किल नहीं दे सकते हैं। तो डेफिनेटली जॉब क्रिएशन के लिए डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका बड़ा होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो जॉब क्रिएशन की बात की गई है और जॉब कब आएगा? ग्रोथ की वजह से आया है। ग्रोथ क्या है? जो भी जीडीपी है उसमें जब तक ग्रोथ नहीं होगा तो फर्दर अपॉर्चुनिटीज एंड एवेन्यूज फॉर जॉब क्रिएशन नहीं होंगे। तो इस दोनों को साथ में लेके चला गया है। आप पहले भी यूपीएससी एग्जाम में देख चुके, इंडिया इज नोन फॉर जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, तो अब जो ग्रोथ होगा उसमें जॉब क्रिएशन भी होना अति आवश्यक है। ये एक फोकस है हमारे बजट का। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक्स एनवायरमेंट, ऐसा एनवायरमेंट हो जो निवेशक हो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिले। वो कैसे मिलेगा? जब हमारा ईज ऑफ बिजनेस काफी अच्छा होगा। तो पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट ने स्वयं कहा है कि वो लगभग 3400 कॉम्प्लायंसेस को जो जबरदस्ती के थे उन्हें हटाए हैं। ईज ऑफ बिजनेस को उन्होंने और सरल बनाया है। अब सप्त ऋषि जो हैं ये हमारे बजट को गाइड करेंगे। 7 प्रायोरिटीज को सप्त ऋषि कहा गया है। एक एक करके हम देखेंगे कि वो क्या बिंदु हैं। सप्त ऋषि 7 प्रायोरिटीज हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो आज की गवर्नमेंट है उसका नारा भी रहा है सबका साथ सबका विकास। तो इंक्लूसिव मतलब सबको साथ लेके चलना है, सबके विकास की बात करनी है, सबके विश्वास की बात करनी है और सबका प्रयास होना चाहिए। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने स्पीच में भी कहा है। रीचिंग द लास्ट माइल, जो आखिरी छोर पर व्यक्ति खड़ा है वहां तक गवर्नमेंट को पहुंचना होगा। राजीव गांधी भूतपूर्व प्रधानमंत्री का एक कथन था कि अगर सरकार 1 रुपया किसी काम के लिए भेजती है तो सिर्फ 15 पैसा उस व्यक्ति तक पहुंचता है। तो आज के समय में जो गवर्नमेंट है उनका कहना है कि हम जो आखिरी आदमी है अंत में अंत्योदय उसका भी उदय हो। तो इसलिए रीचिंग द लास्ट माइल की बात कही गई है। यूथ पावर, वैश्विक स्तर पर भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा राष्ट्र है। तो उस हिसाब से हमारे पास जब युवा राष्ट्र है तो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड की एक अपॉर्चुनिटी है जिससे हम भुना सकते हैं अपने कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो यूथ फोकस भी होना जरूरी है। फिर है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर डेफिनेटली अनिवार्य है। बिना पैसे के आपका गवर्नमेंट बढ़ेगा कैसे? बजट अमूमन होता क्या है, जब कोई अपने घर में बनाता है तो उसे पता होता है उसकी आमदनी क्या है और उसका खर्चा कहाँ है। तो आमदनी से ज्यादा खर्चा नहीं हो सकता, पर जब एक देश का बजट बनता है तो उसमें इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि जो खर्चा है वो आमदनी से अगर ज्यादा भी है तो टोटल जीडीपी का 5, 6, 7% तक वो हो सकता है, क्योंकि एक विकासशील देश को खर्चे थोड़े ज्यादा करने होते हैं इन ऑर्डर टू अचीव दैट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। इसलिए फाइनेंशियल सेक्टर को भी ध्यान में रखा गया है। ये पैसा आएगा कहां से? प्लस हमारे यहाँ ईज ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल सेक्टर में भी होनी चाहिए। तो हम फाइनेंशियल सेक्टर को भी ध्यान में रखेंगे कि पैसा उधर से ही आएगा। क्रेडिट जो पॉलिसी होती है, जो कोई भी इंडस्ट्री खुलेगी तो उससे भी पैसा मिलना चाहिए, कोई लघु उद्योग खुलेगा तो उससे भी पैसा चाहिए। तो उस फाइनेंशियल सेक्टर को रखा गया, उसमें बैंकिंग भी आएगा, आपका इंश्योरेंस भी आएगा,
लघु उद्योगों के लिए पैसा भी आएगा और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए अगर बाहर से पैसा लाना है तो वो भी आएगा। फिर ग्रीन ग्रोथ है। ग्रीन ग्रोथ इसलिए कहा गया है क्योंकि एनवायरमेंट के ऊपर बहुत ही ज्यादा तूल दी हुई है ये गवर्नमेंट, इसलिए दी है क्योंकि 2047 तक हमें नेट जीरो कार्बन एमिशन में अचीव करना है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारा जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पे, वो 85% क्रूड ऑयल हम बाहर के देशों से आयात करते हैं। जब हम 85% क्रूड ऑयल आयात करते हैं तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। तो इसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए एक तरीका यह है कि हम मोड ऑफ जो हमारा एनर्जी है वो ग्रीन हाइड्रोजन या फिर आपका इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, इसके ऊपर फोकस करें। पहला चीज ये होगा कि हमें आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा ये होगा जो प्राकृतिक ढंग से मुहैया है हम उसे इस्तेमाल करेंगे। तो वी विल बी ऑन आवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। भारत इतना बड़ा देश है जहां पे बहुत ज्यादा कृषि उत्पाद होता है, चावल का, मक्के का, सुगर केन का, तो हम उसे यूज कर सकते हैं एथेनॉल में। ग्रीन हाइड्रोजन इसलिए क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी के सहारे से वाटर मॉलिक्यूल्स को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक से जिससे हम हाइड्रोजन, जिसे ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे क्योंकि वो रिन्यूएबल एनर्जी से बना हुआ है, उसे एक फ्यूल के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। दूसरा है ऑक्सीजन। अब आप मुझसे कहेंगे कि ऑक्सीजन को बेचने की आवश्यकता तो होगी नहीं क्योंकि ऑक्सीजन फ्रीली मुहैया है, पर कोरोना काल में देखा गया कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे उसकी किल्लत हो गई थी, तो ये ऑक्सीजन भी वैश्विक स्तर पे निर्यात किया जा सकता है। फिर है अनलीशिंग द पोटेंशियल। अनलीशिंग द पोटेंशियल इसलिए क्योंकि जो भारत की काबिलियत है उस लेवल पे जाकर के हम अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे जहां पे जो हमारी काबिलियत है उस स्तर पर जाकर के इंडिया परफॉर्म करे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जब भी इन्वेस्टमेंट होती है तो उसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है और ये गरीबी रेखा से बहुत बड़े स्तर पर लोगों को बाहर लाती है। ये कोई पॉपुलस बजट नहीं है। 2008 में इलेक्शन से ठीक पहले जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसने 60,000 करोड़ किसान लोन माफ किया था। अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं और आप मैक्सिमम लोग कृषक परिवार से आते होंगे, क्या किसानों को आज तक कोई लोन मिला है? ये लोन जिसके भी मिला होता है वो काफी बड़ा किसान होता है और किसान ज्यादातर 85% जो हमारे यहाँ है वो स्मॉल या मार्जिनलाइज्ड फार्मर हैं। उन्हें लोन तो मिलता नहीं है। मैंने खुद लाइफ में 2 बार लोन लिया है और मैंने समय से पहले चुकाया। पर्सनल लोन की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो बड़ा लोन मिलता है वो बड़े बड़े लोगों को मिलता है और बड़े बड़े लोग लोन लेके भाग जाते हैं। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी, ये कोई अनसुना नाम तो है नहीं। तो जब ये लोन का कोई फायदा नहीं होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देनी चाहिए। जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होगी तो देश का विकास डेफिनेटली होगा। और ये कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? ये एक तरह का एसेट है, जैसे रेलवे हुआ, रोडवेज हुआ, मेट्रो ट्रेन्स हुए, इकोनॉमिक कॉरिडोर हुए, SEZ हुए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हुए, ये एक तरह से कैपिटल एसेट्स। अब जब इनका डेवलपमेंट होगा तो बाजारों को जोड़ा जाएगा, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना सामान बेचने का, प्लांट्स बनेंगे, फैक्ट्रीज लगेंगे, तो एक बहुत बड़ा फायदा होता है। सिर्फ पॉपुलस बजट लाने से आप इलेक्शन जीतते हैं पर देश का विकास नहीं होता है, ये एक प्रूवन फैक्ट है। अब हम देखेंगे एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव को। जब फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में बोल रही थी तो उन्होंने ये बात पर मुख्य जोर दिया था कि सहकार से हम तरक्की की ओर मूव करेंगे, कोऑपरेटिव से हम डेवलपमेंट की तरफ मूव करेंगे। तो पहले देख लेते हैं एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव, बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि जो आपके पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं इसका फायदा किसानों को भी मिल सकता है। जो किसानों के प्रॉब्लम्स होते हैं उसके सॉल्यूशन भी आ सकते हैं, उनको सही सुझाव दिया जा सकता है, उनको मार्केट के साथ जोड़ा जा सकता है, बोथ इनपुट और आउटपुट के टर्म में, और उनके माल को बहुत बड़े मार्केट तक पहुंचाया भी जा सकता है। एक उन्नत भारत अभियान चला था जहां पे रूरल बेल्ट के जो प्रॉब्लम थे रियल लाइफ के, उसके लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से सांठ गांठ करके उसके सॉल्यूशन के ऊपर काम करने की बात थी। तो अब टाइम आ गया है कि हम डायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करके इसका सॉल्यूशन एक डिजिटल फॉर्म में बताएं, तो उससे हमारा फायदा डेफिनेटली हमारे कृषि सेक्टर को होगा। लगभग 50% से ज्यादा जो आबादी है वो कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो जब उनका फायदा होगा तो डेफिनेटली देश तरक्की करेगा। सेटिंग अप एग्रीकल्चरल एक्सीलरेटर फंड। अब क्या है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको एक्सीलरेटर मोड में लाने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी।
तो अलग से एग्रीकल्चरल एक्सीलरेटर फंड को लाया गया है, जो यहाँ पे स्टार्टअप्स जो होंगे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में उनको फंडिंग मिलेगी। इससे पहले एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी लगा हुआ था पेट्रोल के ऊपर, तो उसका भी फायदा मिला था। तो उसी तरह यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्सीलरेटर फंड लाया गया है, जिससे स्टार्टअप्स जो आएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको फायदा मिलेगा, वो उनको एक पैसा मिलेगा, फंड उनकी फंडिंग होगी जिससे उन कार्यान्वित कर सकेंगे। अब टारगेटेड फंडिंग का 20 लाख करोड़ का बजट बताया गया है। टारगेटेड फंडिंग कहां पे की जाएगी? जो स्पेसिफिक सेक्टर होंगे एग्रीकल्चर में, फॉर एग्जांपल पशुपालन और मत्स्य से जुड़ा संबंधित जो क्षेत्र है उसके ऊपर किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? देखिए, एक अमूल रिवॉल्यूशन जो गुजरात में आया उससे पूरी की पूरी गुजरात की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर दी। तो भारत बहुत बड़ा देश है जहां पर देसी ब्रीड्स ऑफ कैटल एंड बफेलो है बहुत ज्यादा, जो A2 विटामिन मिल्क देती हैं, जिनका ग्लोबल डिमांड बहुत ज्यादा है। प्लस हम बहुत ज्यादा श्रिम्प्स, जो झींगा मछली जिसे कहते हैं, इसका भी बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के देशों में तो ये हमें डेफिनेटली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हमारे फायदा होता है। हम यूएस को भी झींगा मछली काफी देते हैं, चाइना को भी हम मछलियां काफी प्रोवाइड करते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम उस एरिया को टारगेट करेंगे तो डेफिनेटली कृषि सेक्टर का ग्रोथ होगा। सेटिंग अप ऑफ वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी, देखिए फार्म से प्लेट तक अगर हम जोड़े तो हमें कोल्ड चेन मैनेजमेंट सिस्टम होनी चाहिए। फ्रॉम फार्म टू फोक, मतलब जो फार्म में उग रहा है और उसे किसी के प्लेट तक ले जाना है, तो इसमें एक ऐसा मैनेजमेंट हो जो हमारी चीजों को फ्रेश रख सके, जो इनका सेल्फ लाइफ बढ़ा सके। जो उत्तरी भारत के प्रदेश हैं सच एज बंगाल और बिहार, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, वहां पे आम का बहुत ज्यादा फसल होता है, पर लोगों को सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में पता है, या गुजरात के केसर के बारे में पता है, या फिर आप कर्नाटक के रसपुरी के बारे में जानते होंगे, या बैगनपल्ली आंध्र प्रदेश के। पर इससे भी कहीं ज्यादा और बेहतर क्वालिटी आप बंगाल और बिहार में भी मिल सकता है, क्योंकि वहां पे गुड अमाउंट ऑफ अलुवियल सॉइल है। चर्मोजेम सॉइल अगर आप क्रीमिया का लें तो उसकी टक्कर का सिर्फ अलुवियल सॉइल उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में मौजूद है। जब क्रीमिया को बोला जा सकता है ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, तो उससे कहीं बड़ा इलाका इस क्षेत्र में है। तो उसे भी एक तरह से फलीभूत करने के लिए जरूरी है कि वहां के आम की या जो भी पैदावार होते हैं उसकी सेल्फ लाइफ ज्यादा हो। उसके लिए हमें स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप करनी होगी। तो सेटिंग अप वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी विल इनहैंस फार्मर्स रेम्यूनरेशन। जब फार्मर्स मौसम के बाद भी उन सब चीजों को बेच पाएंगे तो उन्हें एक बेहतर दाम मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर जो एक एरिया है वहां पे हमें क्लीन प्लांट प्रोग्राम को भी लॉन्च किया है सरकार ने। मैं आपको वही एक एग्जांपल बता रहा था, जो हॉर्टिकल्चर है उसमें सब्जियां भी आती है, उसका भी ग्लोबल डिमांड है। अगर आप सऊदी अरेबिया और यूएई देखें, दे आर लुकिंग टू डाइवर्सिफाई देयर फूड बास्केट। जो फूड इंपोर्ट वो करते हैं उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का अच्छा खासा हिस्सेदारी रहा है मिडिल ईस्ट में गुड अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पहुंचाने का। अगर हम हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं तो हमारा भी उद्देश्य यही है। एक तो हमारे यहाँ जो फूड इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल किया जाएगा। इससे पहले टॉप स्कीम आई थी टोमेटो, अनियन और पोटैटो से संबंधित। अब हम जब क्लीन हॉर्टिकल्चरल प्रोग्राम लॉन्च करेंगे तो हम अपने यहाँ भी फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे और हम बाहर में भी जिसका बेहतर डिमांड है उसे बेच पाएंगे। हॉर्टिकल्चर में एक बहुत बड़ी समस्या जो है, जो सीड्स अवेलेबल होते हैं, जो प्लांट्स ग्राफ्टेड अवेलेबल होते हैं, वो अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं। इस प्रोग्राम के तहत उस चीज को भी ध्यान में रखा जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने स्पीच में श्री अन्न की भी बात की। श्री अन्न क्या है? मिलेट है। मिलेट जो होता है उसे मोटा अनाज कहते हैं, सच एज ज्वार, रागी, बाजरा। इसका बहुत ज्यादा उपयोग हो सकता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा आयरन और न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं। भारत में दुनिया से आधा जो मॉल न्यूट्रिश बच्चे हैं, कुपोषण के शिकार बच्चे हैं, वो भारत में है। तो अगर हम इस चीज को प्राथमिकता देंगे तो हमारे बच्चों के पास न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स पहुंचेगा, सच एज मड़वे की रोटी अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो जो आयरन डेफिशिएंसी की समस्या है खासकर टीन एज गर्ल्स, विमेन और बच्चों में, वो समस्या का समाधान बहुत हद तक हो सकता है। यूएन ने इस बार डिक्लेयर किया है 2023 को ईयर ऑफ मिलेट। मिलेट सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो भारत करता है।
और जब मिलेट का डिमांड ग्लोबली बढ़ेगा तो हम इसे एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। प्लस एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारत में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के दुष्प्रभाव से जूझ रहा है। तो एक सस्टेनेबल ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाने के लिए जरूरी है कि हम एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन को सूट करने वाले अनाज उगाएं। जब हम ऐसे अनाज उगाएंगे तो उसके लिए एक ग्लोबल डिमांड भी होना चाहिए, एक डोमेस्टिक डिमांड भी होना चाहिए, तभी तो हम कृषक वर्ग को बता पाएंगे कि आप इसे उगाएं। के लिए जरूरी था कि हम मिलेट्स को प्रमोट करें, तो उसके लिए श्री अन्न कह के इसे एक प्रमोट किया जा रहा है, एक कैंपेन चलाया जा रहा है। इनफैक्ट पार्लियामेंट में भी इसके भोज का आयोजन हुआ था। अब हम देखेंगे कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है क्रेडिट का एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट बढ़ा है, पैसा बढ़ा है, वैसे वैसे फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा है। आप कहिएगा फूड ग्रेन प्रोडक्शन की आवश्यकता सिर्फ खाने के लिए नहीं, सिर्फ खाने के लिए नहीं है, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है। वैश्विक महामारी कोरोना लॉकडाउन के समय जब पूरा विश्व परेशान था, तब हम बहुत हद तक एक अच्छी स्थिति में थे। लगभग 50 करोड़ लोगों तक मुफ्त में अनाज पहुंच रहा था। ये मुफ्त में अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पहुंच रहा था। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर हमारे यहाँ फूड प्रोडक्शन होता नहीं बम्पर स्केल पे, तो क्या हम मुफ्त में लोगों को अनाज खिला सकते थे 2 साल तक? नहीं। प्लस जो मिडिल क्लास था उसके लिए भी अनाज काफी महंगा नहीं हुआ। उसका श्रेय जाता है हमारे कृषि क्षेत्र को। उसके लिए जरूरी है कि कृषि क्षेत्र में क्रेडिट सप्लाई हो। उसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट ने एक तरह का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बताया है कि जैसे जैसे हम पैसा बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता भी है। प्लस जो एथेनॉल होगा, एथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल, जो 20% ब्लेंडिंग की जाएगी पेट्रोल में, उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास टूटे फूटे अनाज हो जिसे हम यूज कर सकें एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग में। अब हम बात करेंगे हेल्थ सेक्टर की। यहां पर बताया गया है कि 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस टू बी एस्टैब्लिश्ड। गवर्नमेंट का ध्येय था कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल होना चाहिए। जो मेडिकल कॉलेज होगा, जाहिर सी बात है उसके पास एक बड़ा अस्पताल भी होगा। जब अस्पताल होगा तो हम ब्राजीलियन मॉडल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर एम्बेडिंग ऑफ हेल्थ सेक्टर के जो प्रोफेशनल थे विद इन द कम्युनिटी थे। इससे फायदा क्या होता है, जब भी कोई नई बीमारी आती है तो उसके पैंडेमिक बनने से पहले उसके आउटब्रेक को कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके लिए जरूरी है कि प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी हमारे यहाँ काफी दुरुस्त हो। तो गवर्नमेंट इस बात को ध्यान में रख के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुलवा रही है। तो यहाँ पर उन्होंने बजट में कहा भी है 157 न्यू मेडिकल कॉलेजेस विल कम अप। फिर सिकल सेल अनेमिया, इसका मुख्य प्रॉब्लम ट्राइबल भारत में ज्यादातर देखा गया है। उड़ीसा आंध्रा बॉर्डर के पास क्षेत्र में जो ट्राइब्स है उनमें भी देखा गया। इसको स्पेसिफिकली बजट में मेंशन किया गया है। आप समझ सकते हैं कि वो आबादी हमारे टोटल जो वोट बेस है उसका बहुत बड़ा हिस्सा तो नहीं होगी, फिर भी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो अपना सबका साथ सबका विकास बोल रही है उसको फलीभूत करने की भी कोशिश की है। ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सिकल सेल अनेमिया आ चुका है, वापस आ सकता है। ज्वाइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च टू इनकरेज विया सेलेक्ट ICMR लैब्स। अब सिंपल सा बात है कि जो काम होगा उसमें पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप होगी। अगर सिलेक्टेड प्राइवेट लैब्स होंगे जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेलेक्ट करेगा, तो इस चीज को हम और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जहां पे गवर्नमेंट सक्षम नहीं है वहां पे प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे। जैसे कोरोना था उसमें कोविशील्ड एक प्राइवेट प्लेयर ने मैन्युफैक्चर किया। कोवैक्सीन जो था वो गवर्नमेंट और भारत बायोटेक दोनों का मिल करके काम किया गया था। और इस तरह से हम कोरोना महामारी के समय वैक्सीन सिर्फ अपने लिए नहीं विश्व के लिए भी मैन्युफैक्चर कर पाए। प्लस जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है ये भारत के टॉप 5 एक्सपोर्ट्स में है। तो ये हमें बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज भी दिलाता है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलती है लोगों को यहाँ पे। प्लस ये हमारे गुडविल का भी काम करता है। जो कंट्री असहाय स्थिति में थे, भारत ने उन्हें कोरोना वैक्सीन दी है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, इसमें असेंशियल फार्मास्यूटिकल इनपुट्स की जरूरत होती है जिसके लिए हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, APIs। तो उसके ऊपर भी अगर हम अपनी डिपेंडेंसी कम करें उसके लिए जरूरी है हमारे R&D हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो। न्यू प्रोग्राम टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर हैज बीन लॉन्च। ये जरूरी है अपने आप को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, ये दोनों चीज समांतर चलते हैं। अब GDP की तुलना में देखा गया है कि हम 2% से ज्यादा अपने हेल्थ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और लगभग
3% हमारा जो है जीडीपी की तुलना में एजुकेशन में जा रहा है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के पास सबसे बड़ा युवा वर्ग है। इस युवा वर्ग का अगर हमको डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा लेना है तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास एक स्वस्थ युवा वर्ग तैयार हो, प्लस वो सफिशिएंट स्किल्ड हो। उसके लिए एजुकेशन के ऊपर भी हमारा खर्चा काफी होना चाहिए और हेल्थ के ऊपर भी होना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए दर्शाया गया है कि वो हमारे जीडीपी का कितना बड़ा हिस्सा है और कंपेयर किया गया है फाइनेंशियल ईयर 19 को। 2 साल पैंडेमिक थी तो आपको ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा होगा परसेंटेज के टर्म में, पर क्यूमुलेटिवली अगर हम देखेंगे तो हमारी जीडीपी काफी बढ़ी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर हम देखें तो डेफिनेटली अच्छा डाला है और अच्छे की उम्मीद है। एजुकेशन एंड स्किलिंग, देखिए मैं बार बार बताता हूं कि अगर आप कहीं दूर दराज के गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां के स्कूल में है स्किल्ड टीचर्स की। जो हमारे स्कूल में टीचर हैं, क्या वो वाकई टीचर बनना चाहते थे, वेदर दे आर मेल और फीमेल, या उनके लिए टीचिंग एक सरकारी नौकरी था इसलिए वो टीचर बन गए। देखिए अगर हम ऐसा करते हैं तो हम आगे वाली जनरेशन के साथ भी बहुत गलत कर रहे हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे जो टीचर हों, आप फिनलैंड जो स्कैवेंडेनियन कंट्री है वहां पे सबसे ज्यादा वेतन टीचर और डॉक्टर को मिलती है, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसा है जो अलग अलग तरीके से युवाओं को प्रेरित कर सकता है, चाणक्य ही चंद्रगुप्त का निर्माण कर सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हमारे टीचर उतनी काबिलियत के साथ, तो रिवैम्प टीचर्स ट्रेनिंग विया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, टीचर्स को भी स्किल सेट इंपार्ट करने के लिए वैसी इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग मिले। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, देखिए भारत में विभिन्न प्रांतों में बहुत सारी भाषाओं का चलन है और सारी भाषाओं में ट्रेडिशनल नॉलेज है, बहुत सारे बुक्स हैं, तो उन सब को ला करके एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाया जाए ताकि कोई भी किसी भी प्रांत से हो उन नॉलेज का एक बेनिफिट उसे मिल सके। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को भी सेटअप किया जाएगा। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होगा, एडोलेसेंट्स के लिए भी होगा। स्टेट विल बी एनकरेज टू सेटअप फिजिकल लाइब्रेरीज एट पंचायत एंड वार्ड लेवल। ये बहुत अच्छा सकारात्मक कदम है कि स्टेट्स को फिजिकल लाइब्रेरी की बात करनी चाहिए। आप कहेंगे फिजिकल लाइब्रेरी होगा तो पेपर का इस्तेमाल होगा और पेपर से पर्यावरण पे फर्क पड़ता है। अगर आप डेवलप्ड कंट्री से तुलना करें तो भारत के पर कैपिटा पेपर यूजेस जो है लगभग 4 से 5 गुना कम है। तो डेफिनेटली पर्यावरण पे असर पड़ता है, पर हम जिस लेवल पे कर रहे हैं हमें इंप्रूव करने की आवश्यकता है। हमारे पास फिजिकल लाइब्रेरीज होना बहुत आवश्यक है। द बिग टेंट दैट अकोमोडेट्स ऑल, मतलब सबको साथ में लेने की कोशिश की गई है। तो 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस दिए गए हैं रूरल भारत में। तो जो पानी, जो पीने का पानी है, ये भी एक मूलभूत सुविधाएं हैं, इसे सब तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। कैश ट्रांसफर ऑफ 2.2 लाख करोड़ टू ओवर 11.4 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम किसान। तो ये कैश ट्रांसफर दिया गया था फार्मर्स को, जो एक तरह का इनपुट था ताकि वो इन्वेस्ट कर सके एग्रीकल्चर में। फिर इंश्योरेंस कवर दिया गया है 44.6 करोड़ पर्संस को अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड जीवन ज्योति बीमा योजना। देखिए ये सारी बातें बजट में इसलिए होती है क्योंकि बजट एक तरह से प्रावधान होता है बताने का पब्लिकली कि गवर्नमेंट ने क्या किया है और क्या कर सकती है। तो डेफिनेटली सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा के तहत इंश्योरेंस के अंदर सबको लाने का प्रयास किया गया है। इसीलिए लिखा गया है ए बिग टेंट दैट अकोमोडेट्स ऑल। ठीक है, 48 करोड़ पीएम जनधन बैंक अकाउंट। जब हम बैंकिंग पेनिट्रेशन की बात करते थे तो भारत में लगभग 50 करोड़ लोग जो थे वो बैंकिंग सेक्टर से बाहर थे, तो उन्हें लाया गया है 50 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। उस समय बहुत सारे पत्रकार और वामपंथी विचारधारा के लोगों ने बोला था इसका कोई फायदा नहीं होगा, नेशनल बैंक्स जो है वो ऑलरेडी एनपीए के प्रॉब्लम से जूझ रही है, तो ये खाली खाते होंगे। पर जनधन अकाउंट ही था जब कोरोना काल में गवर्नमेंट बेनिफिट को डायरेक्टली लोगों तक पहुंचाया। दूसरा, रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडी हुई, जो राजीव गांधी का कथन था उसको भी ध्यान में रखा गया। 85 पैसे 1 रुपए के लोग खा जाते थे रास्ते में, अब डायरेक्ट लोगों तक पहुंचा। नंदन नीलेकनी ने भी बोला कि आधार और जनधन एक तरह से रामबाण साबित हुआ है भारत के लिए। 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन ऑफ भारत में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन प्रोवाइड किया गया और वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट था। और ये पहली बार हुआ किसी भी देश में। ये भारत ने सिर्फ सफलता हासिल नहीं की है, ये वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी सफलता है। एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना में लगभग 10 करोड़ दिए गए हैं। इससे महिलाओं को केंद्र में रखा गया, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखा गया
और एलपीजी कनेक्शन होने से सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि लोगों के घर में सिलेंडर गैस का पहुंच गया, इससे एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में भी बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बना है। 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड अंडर स्वस्थ भारत योजना। देखिए, महिलाओं के साथ जो भी प्रॉब्लम था रूरल बेल्ट में या स्कूल्स में ड्रॉप आउट था, उसका मुख्य कारण था कि वो शौच के लिए घर से बाहर जाती थी, उनकी सुरक्षा और प्राइवेसी दोनों का सवाल था। हाइजीन भी बहुत बड़ा मुद्दा था। स्वच्छ भारत योजना के अंदर जब 12 करोड़ के लगभग आपका हाउस होल्ड टॉयलेट्स बना है, तो डेफिनेटली स्वच्छ भारत ने उन्हें डिग्निटी तो दिया ही है, प्लस उनके अंदर जो डर था उसे भी खत्म किया।